हम देखते हैं, हमने देखा कि स्टेजेस ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी। तो जब भी किसी सेल के ऊपर स्ट्रेस आता है तो उसके अंदर अडेप्टेशंस आती हैं। अडेप्टेटिव कैपेसिटीज अगर उसकी एक्सीड हो जाए या सेल अडेप्ट ना कर सके क्योंकि इंजरी स्टिमुलाई जो थी वो परसिस्टेंट थी या सुअर थी, तो उसकी वजह से सेल इंजरी होती है। सेल इंजरी कैन बी रिवर्सिबल एंड कैन बी इरिवर्सिबल। हमने बात की थी माइल्ड और ट्रांजिएंट स्ट्रेस है तो रिवर्सिबल होगी, या अगर यहाँ पे स्ट्रेस रिमूव हो जाए तो रिवर्सिबल, फिर रिवर्सिबल जो है नॉर्मल होम्योस्टैसिस में चला जाएगा सेल। लेकिन अगर स्ट्रेस जो है वो सीवियर है, प्रोग्रेसिव है, तो इंजरी इरिवर्सिबल होगी। और रिवर्सिबल सेल इंजरी ऑलवेज कल्मिनेट्स इन सेल डेथ, और सेल डेथ कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। अच्छा, ये वही चीज़ है। क्लिनिकल एग्जांपल्स हमने देखी, सेलुलर अडेप्टेशंस में हम आए थे। सेलुलर अडेप्टेशन में हमने कहा कि these are the reversible changes in the number, size, phenotype, metabolic activity or function of the cell responsible changes in the environment। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर मिस भी किया तो मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ना अगर नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको समझने में मुश्किल ना हो। अच्छा, एडेप्टेशंस की बात की हमने, इट कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो यहाँ पे आपका जो है ना स्ट्रेस बताएगा आपको, टाइप ऑफ स्ट्रेस के एडेप्टेशन फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। एक्सरसाइज की बात करें तो जो स्ट्रेस है डायरेक्ट इज फिजियोलॉजिकल, आपके स्केलेटल मसल्स का साइज बढ़ जाता है तो हमने बात की दैट इज हाइपरट्रॉफी। इसी तरह हाइपरटेंशन की हमने बात की थी तो वो स्ट्रेस जो है दैट इज पैथोलॉजिकल। अडेप्टेशंस फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तरह की हो सकती हैं। अडेप्टेशंस में 4 अडेप्टेशंस हमने देखनी है। हाइपरट्रॉफी हमने कर लिया था, हाइपरप्लेजिया, आइट्रॉफी, मेटाप्लेजिया, कोशिश करते हैं कि आज हम इसको कुछ क्लियर कर सकें। हाइपरट्रॉफी में हमने कहा कि ट्रॉफी इज द साइज, हाइपर इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल व्हिच रिजल्ट्स इन द एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन और टिश्यू। फिजियोलॉजिकल में हमने देखी यूट्राइन एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या हार्मोनल होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल एनलार्जमेंट ड्यू टू एक्सरसाइज, ठीक है, स्ट्रेस इसमें आपका इंक्रीज वर्कलोड है। पैथोलॉजिकल इसमें भी इंक्रीज वर्कलोड है, लेकिन जो है जो स्ट्रेस है दैट इज पैथोलॉजिकल, इसमें आपकी कार्डिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है, कार्डिक इसको हाइपरमेगा, इसको कार्डियोमेगाली भी बोलते हैं। तो ये टर्म्स आएंगी तो साथ साथ आपने याद रखनी है। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाइपरप्लेजिया। तो प्लेजिया का मतलब डिवीजन होता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। ट्रॉफी में साइज का इंक्रीज है और यहाँ पे नंबर इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स व्हिच रिजल्ट्स इन एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन और टिश्यू। जैसे आपकी हाइपरट्रॉफी फिजियोलॉजिक भी थी और पैथोलॉजिकल भी थी, तो ये हाइपरप्लेजिया कैन आल्सो बी फिजियोलॉजिकल एंड इट कैन आल्सो बी पैथोलॉजिकल, ठीक है। तो अब फिजियोलॉजिकल में जब आप इस तरह बात करते हैं तो हमेशा आपने एग्जाम्पल्स देनी होती हैं। मैंने आपको बताया, या तो वो एग्जाम्पल देंगे और आपसे आपको टाइप ऑफ एडेप्टेशन पूछ लेंगे, या फिर आपको डिफाइन करके फिर आपसे पूछ लेंगे टाइप ऑफ एडेप्टेशन। तो किसी तरह से भी एमसीक्यूज आ सकता है, तो आपने हर तरह से रेडी रहना है। फिजियोलॉजिकल में हार्मोनल भी हो सकता है और कंपनसेटरी भी हो सकता है। अभी एक एग्जांपल हमने पढ़ी, यूट्राइन इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो हार्मोनल था और वो हाइपरट्रॉफी था। अब ये जो यूट्रस की इनलार्जमेंट है इसमें हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेसिया भी होता है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। तो आप इस एग्जांपल को दोनों में कोड कर सकते हैं, इसको हाइपरट्रॉफी में भी कोड कर सकते हैं और हाइपरप्लेसिया में भी, ठीक है। यूट्रस की जो इनलार्जमेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें हाइपरट्रॉफी भी है और हाइपरप्लेसिया भी है। इसी तरह जो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट है, ठीक है, ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रेस्ट है एट प्यूबर्टी, इसको आप जो है ये भी हार्मोनल है, इसको आप हाइपरप्लेजिया में लिखेंगे इस एग्जांपल को। सो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एंड यूट्रस इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज हाइपरप्लेजिया। लेकिन मैंने एक चीज़ क्लियर की है कि जो यूट्रस इनलार्जमेंट है दिस इज हाइपरट्रॉफी प्लस हाइपरप्लेजिया। सेकंड है कंपनसेटरी। तो नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ की कंपनसेशन हो रही है। लाइक अगर एक किडनी रिमूव की जाए, आपको पता है एक किडनी पे जिंदा रह सकते हैं हम, तो कुछ लोगों को पैथोलॉजी की वजह से उनकी एक किडनी रिमूव की जाती है। अब जैसे ही आप एक किडनी को रिमूव करेंगे तो पहले तो 2 किडनीज़ वर्क कर रही थी, अपना-अपना काम कर रही थी। लेकिन ऐसे ही जैसे ही आपने एक किडनी रिमूव की तो दूसरी किडनी पे वर्कलोड ज़्यादा हो गया। तो जब वर्कलोड ज़्यादा होगा तो दूसरी किडनी पे जो जैसे ही वर्कलोड ज़्यादा होगा तो उसके सेल का नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा और उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। दिस इज़ कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया ऑफ किडनी, ठीक है। तो उसने कंपेंसेट किया, जब आपने एक किडनी रिमूव कर दी तो दूसरी किडनी का साइज़ इंक्रीज़ हो गया ड्यू टू इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ सेल्स। दिस इज़ द कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। तो एक हमने बात की हार्मोनल हाइपरप्लेजिया और एक हमने बात की कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया, और साथ में ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। फिर हाइपरप्लेजिया, अब ये दोनों चीज़ें जो थी ये फिजियोलॉजिकल में आ रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है ये जो कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया है, कुछ लोग जब पैदा होते हैं तो उनकी पैदा होते साथ एक किडनी नहीं होती, तो जो दूसरी किडनी पे वर्कलोड जो है जेनेटिक आ जाता है इसमें, तो उसमें जो है आपकी दूसरी किडनी पे वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया होता है। अच्छा, फिर पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में
ये हार्मोनल भी हो सकता है और ये ग्रोथ फैक्टर से भी रिलेटेड होता है। हार्मोनल में जो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एबनॉर्मल मेंसेस होते हैं, ये आप जो फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है एपिथेलियम, जो यूट्रस की एपिथेलियम है, उसकी प्रोलिफरेशन करवा रहा होता है, ठीक है, उसकी साइज इंक्रीज करवा रहा होता है, हाइपरप्लेजिया चल रहा होता है वहाँ पे, और प्रोजेस्टेरॉन उसको इनहिबिट कर रहा होता है। तो इन दोनों के दरमियान बैलेंस होता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल वे में जो ये साइकिल रिपीट हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही इन दोनों हार्मोन्स का मिसबैलेंस होता है तो फिर एबनॉर्मल मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको हार्मोनल हाइपरप्लेजिया की एग्जांपल दी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज कंट्रोल्ड बाय टू हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है प्रोलिफरेशन करवा रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन उसको इनहिबिट कर रहा होता है, और इन दोनों हार्मोन्स के बैलेंस की वजह से एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। लेकिन जैसे ही इन दोनों का मिसबैलेंस होता है तो फिर एबनॉर्मल मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। फिर है ग्रोथ फैक्टर। अब ग्रोथ फैक्टर में इसमें एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक वायरस है, वायरस का नाम मेरे जहन से निकल गया है, जो कि स्किन वार्ड्स करता है। हाँ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, एचपीवी जिसे बोलते हैं। उसकी वजह से स्किन वार्ड्स डेवलप हो रहे होते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, स्किन के ऊपर वार्ड्स डेवलप हो रहे होते हैं। अब ये स्किन वार्ड्स कैसे बनते हैं? अब ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये सेल्स को इन्फेक्ट करता है। या तो इन्फेक्टेड सेल्स एक्सेस ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं, या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस खुद से ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं। यहाँ तो जिन सेल्स को पेपिलोमा वायरस ने इन्फेक्ट किया, वो एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेंगे, या ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस खुद से ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो स्किन की एपिथेलियम है वो प्रोलिफरेट करता है, उसके सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है, और फिर ये वार्ड्स डेवलप होते हैं स्किन के ऊपर। So this is the example of pathological hyperplasia due to growth factors, excessive growth factors. मैंने ये बात की थी कि मैंने पैथोलॉजी जो है आपके हाइपरप्लेजिया, उसमें दो हैं हार्मोनल, जिसमें एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की मैंने एग्जांपल दी, और दूसरा है ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर में आपकी जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये इन्फेक्ट करता है सेल्स को। अब वो सेल्स या ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इटसेल्फ ये एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है, जिसकी आपकी जो स्किन की एपिडर्मल लेयर है वो हाइपरप्लास्टिक हो जाती है, यानी कि उसकी एक्सेसिव अमाउंट में सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। अब जब वो एक्सेसिव अमाउंट में सेल डिवीजन होगी तो आपकी स्किन के ऊपर वार्ड्स बनेंगे। तो इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के आगे आप वार्ड्स लिख लें, वार्ड्स ड्यू टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो आपको वो गूगल में पिक्चर नजर आ जाएंगी कि स्किन वार्ड्स क्या होते हैं। उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वो एक वायरस का अलग से डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो इसको अपने एग्जाम्पल को कोड करना है, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ फैक्टर। ये है आपका हाइपरप्लेजिया। देखिए, इन चीज़ों में कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, जस्ट आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इट कैन बी फिजियोलॉजिकल एंड इट कैन बी पैथोलॉजिकल, और जब आप ऐसे बात करेंगे तो आपको ये एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए, और एग्जांपल्स आपने एज इट इज़ रखनी है। ये ना हो कि आप हाइपरप्लेजिया में हाइपरट्रॉफी की एग्जांपल ला रहे हो और हाइपरट्रॉफी में हाइपरप्लेजिया की, तो इनको आपने थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है चीज़ों को। हाइपरट्रॉफी वर्सेज हाइपरप्लेजिया। देखिए, एक और बात इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए, हमने दोनों चीज़ें पढ़ी, अब इन दोनों चीज़ों को हमने क्लियर करना है। ये सेल्स हैं और ये सेल का नॉर्मल साइज है। हाइपरट्रॉफी में हमने कहा इंक्रीज इन द सेल साइज, तो यहाँ पे देखिए सेल साइज इंक्रीज कर दिया। सेल 4 थे, यहाँ पे भी 4 ही है, तो सेल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा इन केस ऑफ सेल हाइपरट्रॉफी। 4 सेल थे लेकिन यहाँ पे 6 हो गए, तो दिस इज सेल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं? बोथ आर सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर वर्क। जैसे ही वर्क की डिमांड इंक्रीज होगी तो अडेप्टेशन आएंगी सेल के अंदर, यहाँ तो सेल का नंबर इंक्रीज करेगा, यहाँ सेल का साइज इंक्रीज करेगा। बोथ आर रिवर्सिबल, स्टिमुलस इज रिमूव्ड। तो वर्कलोड की डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से ये अडेप्टेशन आ रही है। वर्कलोड बीच में यही स्ट्रेस जो है ये खत्म होगा, सेल वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में जाएगा। 6 सेल हुए थे, 6 से वापस 4 हो जाएंगे अगर आप स्ट्रेस रिमूव कर दें। सेल का साइज इंक्रीज किया था तो सेल वापस अपने नॉर्मल साइज में जाएगा अगर स्ट्रेस को रिमूव किया जाए। सो दिस बोथ आर रिवर्सिबल। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा अडेप्टेशन की, दीज आर द रिवर्सिबल चेंजेस इन द नंबर, साइज, फिनोटाइप और मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरप्लेजिया एंड नियोप्लेजिया? कोई बता सकता है? Hyperplasia is new growth, but what is the difference between hyperplasia में भी न्यू सेल्स बन रहे हैं? आप जो जो यहाँ पे देखें, आपके जो 2 सेल्स बने, तो यह भी तो न्यू सेल्स बने, पुराने तो नहीं थे। लेकिन डिफरेंस मैं पूछ रहा हूँ, रिवर्सिबल हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, दीज आर बोथ द अडेप्टेशंस। यहाँ पे स्ट्रेस रिमूव करें, सेल होम्योस्टैसिस में जाएगा। लेकिन जैसे ही एक बार नियोप्लेजिया डेवलप हो गया, नियोप्लेजिया पूरा आपका चैप्टर है तो इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक
डेफिनेशन कोट करूँगा, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी हम इसको पूरे चैप्टर में देखेंगे। नियोप्लेजिया में ये जो चेंज है, दिस इज नॉट रिवर्सिबल। हाइपरप्लेजिया इज एन अडेप्टेशन विच इज रिवर्सिबल। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जब अडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी एक्सीड कर जाती है तो सेल जो है इंजर्ड हो जाता है। अब जब कभी सेल के ऊपर स्ट्रेस आता है तो उसके अंदर अडेप्टेशंस आती हैं। अब हो सकता है कि पहले हाइपरप्लेजिया हुआ, हाइपरप्लेजिया के बाद नियोप्लेजिया डेवलप हो सकता है। ठीक है, जब सेल की अडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है तो हो सकता है हाइपरप्लेजिया के बाद नियोप्लेजिया डेवलप हो जाए। अब जब नियोप्लेजिया डेवलप होगा तो यहाँ पे आप स्ट्रेस भी रिमूव करें। एक बार नियोप्लेजिया डेवलप हो गया सेल के अंदर, तो जब स्ट्रेस रिमूव भी करेंगे तो नियोप्लेजिया दोबारा नॉर्मल होमियोस्टेसिस में नहीं जाएगा। दिस इज एन इरिवर्सिबल स्टेट। ठीक है, तो एडेप्टेशंस आर रिवर्सिबल, लेकिन जब नियोप्लेजिया एक बार डेवलप हो गया, जब एक बार ट्यूमर डेवलप हो गया तो उस पे आप अगर स्ट्रेस भी रिमूव करेंगे तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगी। एक और डिफरेंस, हाइपरप्लेजिया कैन बी फिजियोलॉजिकल और इट कैन बी पैथोलॉजिकल। नियोप्लेजिया इज ऑलवेज, नियोप्लेजिया क्या होगा, पैथोलॉजिकल, इट इज अ ट्यूमर स्टेट। ठीक है, इट कैन नेवर बी फिजियोलॉजिकल। तो दो डिफरेंस। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पहला डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इरिवर्सिबल स्टेट, तो ये एक ट्यूमर स्टेट है। ठीक है, खैर इसको हम डिटेल में आके देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एट्रोफी। नेक्स्ट जो एडेप्टेशन है, हमने हाइपरट्रॉफी देखा, हाइपरप्लेजिया देखा, अब एट्रोफी है। ट्रॉफी मीन्स अगेन, ट्रॉफी इज साइज, ए मीन यानी कि कम हो जाना। कैसे डिफाइन करेंगे, श्रिंकेज इन द साइज ऑफ द सेल बाय द लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस। सेल सब्सटेंस अब वही चीज़ है, आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। तो आपकी हाइपरट्रॉफी में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर रही थी जिसकी वजह से सेल साइज इंक्रीज कर रहा था। अब यहाँ पे वही प्रोटीन्स आपकी लॉस होगा उनका, यहाँ वो बनेंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ तो उसका एक्सेसिव लॉस हो रहा है आपका प्रोटीन्स का, यहाँ वो आपकी बॉडी बना ही नहीं रही, या आप डाइट में ही कम ले रहे हैं, तो आपकी सेल का साइज डिक्रीज करेगा। इसके हम कॉजेज देखते हैं, फिर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि सेल का साइज कैसे डिक्रीज हो सकता है। डिक्रीज वर्कलोड, अगर आप अपने ऑर्गन्स को यूज़ नहीं करते, अगर कोई ऐसा पेशेंट है दैट इज़ हु इज़ बेड रिडन, तो वो अपने लेग्स को यूज़ ही नहीं कर रहा, तो आप कुछ अर्से के बाद देखेंगे कि उसके जो मसल्स हैं लेग्स के, वो उनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। बहुत वीकनेस उसको फील होगी क्योंकि वो यूज़ नहीं कर रहा ऑर्गन को, क्योंकि वर्कलोड नहीं है तो सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। दिस इज नोन एज एट्रोफी ऑफ डिसयूज़। इसी तरह मैंने एक एग्जांपल दी थी, जो पोलियो पेशेंट्स होते हैं तो उनकी आप लेग्स देखें, तो उनकी जो टांग उनकी यूज़ नहीं होती क्योंकि उनकी नर्व्स का इशू होता है, तो वो लेग्स को यूज़ नहीं कर सकते, तो उनका देखें उनकी लेग्स वीक हो जाती हैं। दिस इज आल्सो, इसको कहते हैं डीनर्वेशन एट्रोफी। ये अलग एक एग्जांपल आप कहते हैं लॉस ऑफ इनर्वेशन। ठीक है, दिस इज डीनर्वेशन एट्रोफी। एक में आप बेड रिडन पेशेंट है, काम वो उसका वो लेग्स यूज़ नहीं हो रही, दैट इज डिक्रीज वर्कलोड, एट्रोफी ऑफ डिस्यूज। लेकिन नर्व्स जिस तरह पोलियो में है, या किसी सर्जरी की वजह से नर्व्स उसकी कट गई हैं जिसकी वजह से वो नहीं चल पा रहा, दिस इज डीनर्वेशन एट्रोफी। ठीक है, देन डिक्रीज ब्लड सप्लाई, जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे उस ऑर्गन को, तो जब ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको प्रोटीन्स नहीं मिलेंगी, उसको दूसरी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तो अगेन उसका वर्कलोड इनडायरेक्टली कम हो जाएगा। ठीक है, सर पॉइंट 2 फिर से बता दो। पॉइंट 2 में आपकी नर्व्स का इशू है। देखिए, आप जो भी आप काम करते हैं आपके सारे काम नर्व्स के थ्रू हो रहे हैं, आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो मैसेज लेके जाते हैं। तो जब आपके नर्व्स ही नहीं होंगी तो आप ऑर्गन्स को भी यूज़ नहीं कर सकते। तो वो वाली नर्व्स जो कि आपको, अगर एक एग्जांपल दूं, जो आपको चलने में हेल्प कर रहे हैं, तो अगर उन्हीं की डीनर्वेशन हो जाती है, लाइक पोलियो माइलिटिस का मैंने एग्जांपल दी, उसमें आपके न्यूरॉन्स का मसला हो जाता है, तो उसमें भी आपकी लेग्स यूज़ नहीं होगी और आपकी लेग्स का साइज डिक्रीज करके, मैं आपको आगे पिक्चर भी दिखाता हूँ। दिस इज लॉस ऑफ इनोवेशन और डिनोवेशन ट्रॉफी। इसी तरह अगर कोई सर्जरी भी करवाता है उसमें किसी तरह जो उनकी जो नर्व्स हैं वो कट जाती हैं, तो उसमें भी आपकी इनोवेशन लॉस हो गया, और वो भी जो है ना ऑर्गन डिसयूज़ होगा, उसमें ऑर्गन मिस उसके ऑर्गन का जो यूज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। इनडायरेक्टली अगेन यहाँ पर डिक्रीज वर्कलोड होगा इनोवेशन की वजह से, लॉस ऑफ इनोवेशन की वजह से, तो इसमें भी आपकी जो है ना ऑर्गन का साइज डिक्रीज कर जाएगा। फिर डिक्रीज वर्कलोड की हमने बात की। ओके। मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन में अब इन सब में क्या हो रहा है, एक्चुअली आपकी प्रोटीन्स जो है ना, या तो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी या प्रोटीन्स बनेंगी ही नहीं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात कर रहा हूँ, मैकेनिज्म अगली स्लाइड में है। मैल न्यूट्रिशन में क्या है कि उसमें जो है ना डाइट में ही नहीं ली जा रही प्रोटीन्स। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन, तो डाइट में ही जब उसकी प्रोटीन्स नहीं है तो वो डाइट में ही नहीं ले रहा तो प्रोटीन्स बनेगी भी नहीं, तो जब प्रोटीन्स नहीं बनेगी अगेन
जो है ना सेल साइज डिक्रीज करेगा। जब प्रोटीन ही नहीं मिलेगी, सेल्स को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगी, तो जब सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो अगेन उसका साइज डिक्रीज करेगा। इससे जो अब अफ्रीकन जो चाइल्ड हैं, अफ्रीकन चिल्ड्रन, उनको देखें वो सारे कितने वीक होते हैं, दैट इज ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। उनके आप मसल साइज देखें तो आपको इतने वीक नज़र आते हैं क्योंकि बोन सारी नज़र आ रही होती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी है, वहाँ पे उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। दिस इज एक्चुअली एट्रोफी ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। देन लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। अगर हार्मोन्स ही नहीं है, हार्मोनल स्टिमुलेशन ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी ऑर्गन साइज डिक्रीज करेगा, लाइक यूट्रस आफ्टर मीनोपॉज। ठीक है, अब यूट्रस जो उसकी स्टिमुलेशन नहीं होती मीनोपॉज जो है ना उसके बाद, तो उसके बाद जो है जब उसको स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, जब उसको कोई हार्मोन स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो उसकी एपिथेलियम प्रोलिफरेट भी नहीं करेगी, तो उसका सेल भी, उसका जो ऑर्गन साइज है यूट्रस भी जो है आफ्टर मेनोपॉज उसका साइज भी डिक्रीज कर जाएगा। दिस इज ड्यू टू लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। इसी तरह कोई भी ऑर्गन है, आपके थायराइड हार्मोन से आपकी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन स्टिमुलेशन वाले ऑर्गन है, ज़्यादातर आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड्स है। ठीक है, इसी तरह थायराइड हार्मोन से बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो कि एंडोक्राइन स्टिमुलेशन के ऊपर चल रहे हैं। थायराइड की बात कर लें, अगर इसको ही आपकी पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकल रहा है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और फिर थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन्स बनाता है, T3 T4 बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर TSH की स्टिमुलेशन ही ना आए पिट्यूटरी से, तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है इसकी जब स्टिमुलेशन ही नहीं होगी तो ये थायराइड हार्मोन्स भी नहीं बनाएगा, और जब स्टिमुलेशन नहीं होगी तो उसका वर्कलोड उस पर पड़ेगा ही नहीं थायराइड ग्लैंड पे, तो वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि TSH ही नहीं आ रहा। तो जब TSH नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा, दैट इज डिक्रीज वर्कलोड। तो जब वर्कलोड ही नहीं है, एट्रोफी ऑफ डिसयूज हो जाएगा, फिर अगेन आपकी थायराइड ग्लैंड का साइज डिक्रीज कर जाएगा। दिस इज एट्रोफी ऑफ डिसयूज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनडायरेक्टली आपकी चीज़ें यहीं पे आ रही हैं डिक्रीज वर्कलोड पे। तो आपके ध्यान में ये रखना है कि जब कभी ऑर्गन यूज़ नहीं होगा उसका साइज डिक्रीज कर जाएगा। मोटी चीज़ें यहाँ पे डिक्रीज वर्कलोड पे ही आ रही हैं। एजिंग, सिनाइल एट्रोफी, जैसे जैसे लोग जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज कर रही है, जो बुढ़ापा आ रहा है, तो वैसे आप क्या आपकी जो मसल साइज है वो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं? ऑब्वियसली आप बूढ़े लोगों को देखें वो जो है वीक होते हैं, तो ये एजिंग की वजह से है। ठीक है, दिस इज नॉन एज सिनाइल एट्रोफी। उनका जो ऑर्गन साइज है वो डिक्रीज कर रहा है, और उनको भी देखें तो वक्त के साथ साथ वो बेड रिडन हो जाते हैं। तो उनके लेग्स पे आप गौर करें तो अगेन डिक्रीज वर्कलोड की वजह से उनका जो स्केलेटल मसल्स का साइज है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, दिस इज नॉन एज सिनाइल एट्रोफी। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज में पूछ लें, तो इनको सबको सेपरेटली आपने याद रखना है। देन प्रेशर, अब कहीं पे ट्यूमर डेवलप होता है। ठीक है, तो ट्यूमर डेवलप होने की वजह से क्या होगा कि अगर कहीं पे ट्यूमर डेवलप होता है, ट्यूमर इज एक्चुअली अ मैस ऑफ सेल्स। ट्यूमर अभी हमने बात की कि न्यूप्लेजिया या न्यू ग्रोथ, यानी नए सेल्स बनेंगे। जब नए सेल्स बनेंगे तो वो एक पूरी मैस बनती है सेल्स की, सब सेल्स नजर आएगी, जिसे आप ट्यूमर का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो जब ये ट्यूमर डेवलप होता है, जब एक न्यू ग्रोथ बनती है, तो ऑब्वियसली ये जो आपके बाकी ऑर्गन है वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, वहाँ पे जो उसकी ब्लड वेसल्स है उनको स्क्वीज करेगा। जब आपकी साथ वाली वेसल्स स्क्वीज होंगी तो वो जिस ऑर्गन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी, तो वो न्यूट्रिशन उस ऑर्गन को नहीं मिलेगी। तो जब उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, जब तो वो वहाँ पे उसकी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है वो नहीं बनेंगी। जब प्रोटीन्स नहीं बनेगी तो उस ऑर्गन का साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा, वो ऑर्गन उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज एट्रोफी ड्यू टू प्रेशर। अब प्रेशर आ रहा है ड्यू टू न्यूप्लेजिया, या किसी और वजह से भी प्रेशर आ सकता है, लेकिन एक एग्जांपल जो है इसमें यूजुअली ट्यूमर की कोट की जाती है। तो ये जो एट्रोफी होगी ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू ट्यूमर ये डेवलप होती है। तो ये 4-5 इसकी जो है ना कॉजेज होंगी आपने याद रखनी है कि एट्रोफी किस किस वजह से हो सकती है। यहाँ पे देखें, रीनल एट्रोफी, किडनी की एट्रोफी हो रही है ड्यू टू इस्कीमिया। इस्कीमिया इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तो इसमें नॉर्मल ब्लड सप्लाई होती है, किडनी का साइज देखें। अब इसका साइज देखें, इसको अब ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी तो इसका साइज देखें। दिस इज नॉर्मल मसल एंड दिस इज एट्रोफिक मसल। अगेन मिस डिसयूज की वजह से अब यहाँ पे स्केलेटल मसल का साइज देख लें, सिनाइल एट्रोफी। तो ये 80 ईयर्स, ये किसी जो है ना यंग का ब्रेन है, और ये किसी बूढ़े आदमी का ब्रेन है 80 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे ब्रेन साइज देखें और यहाँ पे देखें, दिस इज सिनाइल एंड दिस इज डिनर्वेशन एट्रोफी। ये यहाँ पे स्केलेटल मसल के साइज देखें और यहाँ पे देखें, ये कोई पोलियो का पेशेंट है, पोलियोमाइलिटिस का। तो यहाँ पे क्योंकि उसकी ये वाली लेग यूज़ नहीं हो रही, ये वाली लेग यूज़ कर रहा है वो, लेकिन ड्यू टू डिनर्वेशन ये लेग यूज़ नहीं हो रही, तो यहाँ पे स्केलेटल मसल का साइज डिक्रीज होगा, जिससे नाम है डिनर्वेशन एट्रोफी। क्लियर हुआ डिनर्वेशन एट्रोफी?
कोशिश करता हूँ। पैथोजेनेसिस ऑफ एट्रोफी, इट इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन। अच्छा, हम मैकेनिज्म पे आए पैथोजेनेसिस एट्रोफी की, तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही, जैसे मेल न्यूट्रिशन में हमने बात की, जैसे हमने इस्कीमिया में बात की, ठीक है। तो इनमें प्रोटीन की सिंथेसिस जो है इनमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। इस्कीमिया की वजह से, आपकी मेल न्यूट्रिशन की वजह से, प्रेशर की वजह से, इन सब में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज डिक्रीज करेगा। यहाँ दूसरी चीज़ क्या है, प्रोटीन्स तो बन रही है लेकिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहा है। तो दो चीज़ें, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन ब्रेक डाउन। प्रोटीन सिंथेसिस के डिक्रीज होने की तो समझ आ रही है कि मेल न्यूट्रिशन है, इस्कीमिया है, प्रेशर है, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज प्रोटीन ब्रेक डाउन कैसे हो रही है? इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे, ठीक है। यूपीपी एक पाथवे है जिसकी वजह से प्रोटीन का ब्रेकडाउन इंक्रीज हो रहा है। अब यूबिक्विटिन, दिस इज अ प्रोटीन, ठीक है, जो आपकी बॉडी में है। ये एक प्रोटीन है जो यूबिक्विटिन, इसको इसलिए बोलते हैं कि ये प्रोटीन बहुत एक्सेसिव अमाउंट में आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस वजह से इसको यूबिक्विटिन बोला जाता है। तो ये प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर है। अब जिस प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना होता है, जो टारगेट प्रोटीन होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर यूबिक्विटिन लाइगेजेस होते हैं, ठीक है। यूबिक्विटिन लाइगेजेस, दिस आर द एंजाइम। ASE जिसके साथ भी आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एंजाइम की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब कभी आपकी प्रोटीन का ब्रेकडाउन इंक्रीज होता है तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना है, जो टारगेट प्रोटीन का मैं नाम बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि यूबिक्विटिन लाइगेजेस इस यूबिक्विटिन को उस प्रोटीन के साथ जाके अटैच कर देते हैं, ठीक है। टारगेट प्रोटीन के साथ लाइगेशन करवाते हैं यूबिक्विटिन की। अगेन मैं रिपीट करूँ, अच्छा पहले मैं इसका समझा देता हूँ। इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन में दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज इज नाउन एज कंजुगेशन एंड सेकंड स्टेज इज नाउन एज डिग्रेडेशन। दो स्टेजेस हैं, कंजुगेशन एंड डिग्रेडेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन में यूबिक्विटिन जो है वो टारगेट प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाती है, और ये अटैचमेंट जो एंजाइम करवाता है, विच इज नाउन एज यूबिक्विटिन लाइगेज, ठीक है। यूबिक्विटिन लाइगेज यूबिक्विटिन की कंजुगेशन करवाते हैं टू द टारगेट प्रोटीन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब आपकी बॉडी में प्रोटियासोम्स हैं, जो कि ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाते हैं। अब इनको जब कभी यूबिक्विटिन नज़र आती है अटैच्ड विद द टारगेट प्रोटीन, तो ये आते हैं और इन प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन कर देते हैं। तो ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। प्रोटियोसोम्स को जब कभी ये नज़र आएंगे दोनों अटैच हुए तो प्रोटियोसोम्स आके इन दोनों को ब्रेक डाउन कर देंगे। दिस इज द डिग्रेडेशन स्टेप। तो ऐसे आपकी प्रोटीन का ब्रेक डाउन इंक्रीज हो रहा है, आपकी प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रही है, और इसकी वजह से जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन ज़्यादा होगा तो ऑर्गन साइज जो है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन हो रहा है। तो आपका ऑर्गन साइज जो है, सेल साइज डिक्रीज करेगा और उसकी वजह से ऑर्गन साइज डिक्रीज करेगा। इन मैनी सिचुएशंस एट्रोफी कंपनाई ऑटोफेगी। तो ऑटोफेगी भी जो है ना एट्रोफी के साथ हो सकती है। ऑटोफेगी एक्चुअली दिस इज सेल्फ ईटिंग। जब कभी सेल के ऊपर स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस इन द फॉर्म के उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वो अपने ही ऑर्गेनलीज को खाना शुरू हो जाता है। खुद को सेल इंजरी से बचाने के लिए वो अपने ही ऑर्गेनलीज को खाना शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखें, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होगी तो दिस इज द सिग्नल फॉर ऑटोफेगी। तो सेल अपने ही ऑर्गेनलीज को खाना शुरू हो जाता है, और उनको खा के सेल खुद को इंजरी से कैसे बचाता है कि उनको खा के जो उसको न्यूट्रिशन मिलेगी तो सेल उस पर सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेल के ऑर्गेनलीज हैं। सेल के ऑर्गेनलीज में ऑटोफेगिक वैक्यूल बनेगा। ऑटोफेगिक वैक्यूल जो है इनके अराउंड जो है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो इनके अराउंड एक मेम्ब्रेन बनेगी, और उस मेम्ब्रेन वो जो माइटोकॉन्ड्रिया वो अटैच हो जाएगा लाइसोसोम के साथ, ठीक है। तो वो जो लाइसोसोम के साथ जाकर अटैच होगा, आपको पता है आपके लाइसोसोम के अंदर डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइजेज हैं, प्रोटीएजेज हैं, लाइपेजेज हैं, ढेर सारे एंजाइम हैं, स्टोर हाउस है लाइसोसोम आपके एंजाइम्स का। तो जैसे ही ये ऑटोफेगिक वैक्यूल बना, ऑटोफेगिक वैक्यूल की अटैचमेंट लाइसोसोम के साथ होगी, तो लाइसोसोम के डिग्रेडेटिव एंजाइम इसको आके डिग्रेड करेंगे, इनकी ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन होगी, और यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी, जो एटीपीज रिलीज होंगे, सेल उनको यूज़ करेगा खुद के लिए, और खुद की सर्वाइवल के लिए उन्हें यूज़ करेगा। तो ऐसे वो सेल इंजरी को अवॉइड करेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है, सेल अपने ही ऑर्गेनलीज को खा रहा है, दिस इज नोन एज ऑटोफेगी। तो हो सकता है कि एट्रोफी, अब एट्रोफी में कुछ केसेस में हमने देखा, इन मैनी सिचुएशंस यूजुअली होता है। क्यों? अब इस्कीमिया है, इस्कीमिया में सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो ऑटोफेगिक सिग्नल जाएगा, तो हो सकता है ऑटोफेगी उसके साथ साथ चले। प्रेशर है, प्रेशर में अगेन सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तो हो सकता है एट्रोफी से कंप्लेंट बाय ऑटोफेगी, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन है, उसमें तो सिग्नल ही न्यूट्रिशन डिप्लीशन का है। तो इन ये ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें एट्रोफी प्लस ऑटोफेगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, लेकिन इन दोनों को आपने मिक्सअप नहीं करना। एट्रोफी एक अलग चीज़ है, ऑटोफेगी एक अलग चीज़ है।
Autophagy is self-eating. Atrophy is decrease in the cell size resulted in decrease in the organ size. Pig is self-eating. जब कभी सेल पे न्यूट्रिशन डिप्लेशन वाला स्टेप आएगा, स्ट्रेस आएगा, तो सेल अपने ऑर्गेनलीज को यूज़ करना शुरू हो जाएगा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू एस्केप सेल इंजरी। वो सेल इंजरी से बचने के लिए कुछ भी करता है। तो यह स्टेज भी आता है कि जब उसे कुछ नहीं मिल रहा तो अपने ऑर्गेनलीज को खाना शुरू हो जाता है, और जब वो ऑर्गेनलीज को खाएगा तो जो एटीपी बनेंगे वो उसको यूज़ करेगा एज एन एनर्जी, और इसके एज एन एनर्जी यूज़ करके वो सेल इंजरी को स्केप करेगा। दिस इज ऑटोफेगी। जबकि एट्रोफी क्या है कि आपके स्ट्रक्चर प्रोटीन्स या तो कम है या उनका प्रोटीन उनका ब्रेकडाउन ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है सेल साइज डिक्रीज कर रहा है। दिस इज एट्रोफी।